हेलो डियर स्टूडेंट्स, ई लर्निंग एक साथ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे विज्ञान के चैप्टर 15 के पार्ट 3 के बारे में। तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है बाह्य विवर्तनिक शक्तियाँ। सबसे पहले अपन ने आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के बारे में तो चर्चा की थी दूसरे वीडियो में। तो आज अपन चर्चा करेंगे बाह्य विवर्तनिक शक्तियों के बारे में। तो सबसे पहले कार्य करने की विधि के आधार पर बाह्य विवर्तनिक शक्तियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। ये दो भाग है अपक्षय या अपक्षयण की शक्तियाँ और अप्रदन की शक्तियाँ। सबसे पहले देखते हैं अपक्षय या अपक्षयण की शक्तियाँ क्या होती है। वे शक्तियाँ जो अपने स्थान पर रहकर ही कार्य करती है और जिनमें गति नहीं होती, लेकिन ये प्रारंभिक तैयारी कर मतलब पहले से ही तैयारी करके जो बाह्य विवर्तनिक शक्तियों का दूसरा समूह है मतलब अप्रदन की शक्तियाँ हैं, उनकी मदद करती है। इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, अपक्षयण की शक्तियाँ या फिर अपक्षय की शक्तियाँ कहते हैं। तो वे शक्तियाँ जो अपने स्थान पर ही रहकर कार्य करती है, गति नहीं करती, लेकिन पहले से ही तैयारी रखती है और अप्रदन शक्तियाँ होती हैं, इनकी मदद करती है। ऐसी शक्तियों को अपन अपक्षय या अपक्षयण की शक्तियाँ कहते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं अप्रदन की शक्तियाँ। तो अप्रदन की शक्तियाँ गति से कार्य करने वाली शक्तियों को अपन अप्रदन की शक्तियाँ कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपक्षय या अपक्षयण की शक्तियों के बारे में। अपक्षयण की शक्तियाँ चट्टानों को तोड़कर मिट्टी में बदलने के लिए हमेशा प्रयासशील रहती है। इसमें सूर्य की गर्मी, वर्षा, पाला और वायु है वो भौतिक रूप से चट्टानों को तोड़ने का कार्य करती है। तो इनमें से देखते हैं सबसे पहले सूर्य की गर्मी के बारे में। तो दिन में सूर्य की गर्मी पाकर जो चट्टानें होती है वो क्या होती है, फैलती है, और जब रात को वो ठंडी हो जाती है तो क्या होती है, सिकुड़ जाती है। तो बार बार फैलने और सिकुड़ने से चट्टानें कमज़ोर हो जाती है और टूटने लगती है, जिससे वो किस में बदल जाती है, मिट्टी में। फिर आता है वर्षा। जब ये सूर्य का प्रकाश पाकर, ऊर्जा पाकर गर्म हो जाती है तो उन्हीं गर्म चट्टानों पर वर्षा की मार होती है, वो भी चट्टानों के टूटने गति को तेज़ कर देती है। और वर्षा का जो जल है वो चट्टानों को काटता भी है, उसके अंदर जो दरारें होती है उसके अंदर बहता है तेज़ी से, तो वो भी धीरे धीरे पानी और जो चट्टान होते हैं उसकी ऊर्जा के कारण वो क्या होते हैं, धीरे धीरे छोटे भागों में बदल जाते हैं। वर्षा, गर्म चट्टानों पर वर्षा की मार होती है, वो भी चट्टानों के टूटने की गति को तेज करती है। और वर्षा का जल है वो चट्टानों को काटता भी, जो दरारें होती हैं उनसे वर्षा का जल निकलकर उसे मिट्टी में बदलने का कार्य करता है। फिर अपन देखते हैं पाला। चट्टानों की दरारों में जो जमा पानी है वो पाला पड़ने पर जमकर बर्फ़ बन जाता है, और बर्फ़ बनने के कारण क्या होता है, फैलता है, और उससे बर्फ़ के कारण जो बल होता है उत्पन्न, उसके कारण ये चट्टानें होती है वो चटक जाती है। फिर आती है वायु। वायु के साथ उड़ती धूल के कण जब चट्टानों से टकराते हैं तो रेगमाल की तरह ये चट्टानों को घिसते हैं और किस में बदल जाते हैं, मिट्टी में। तो ये जो हजारों वर्ष है उस तक निरंतर चलने के कारण इन शक्तियों का जो व्यापक प्रभाव वो अपन को देखने को मिलता है। रेगिस्तान में पहाड़ नहीं होने का कारण भी वायु की अपक्षयण जो शक्ति होती है इसी को माना जाता है। और अपक्षयण शक्ति ने रेगिस्तान के जो पहाड़ है उनको रगड़ कर क्या बना दिया, रेत बना दिया। अब हम देखते हैं अपक्षयण शक्तियों को आगे। अब कुछ देखते हैं इसके रासायनिक कारक है वो। रासायनिक कारक इसके क्या हो गए, ऑक्सीकरण हो गया, कार्बोनेटीकरण हो गया, जल के अणुओं का जुड़ना हो गया और विलयीकरण हो गया। ये सभी चट्टानों को कमज़ोर करने में मदद करते हैं। तो ये सारे हो गए रासायनिक। फिर आते हैं आपके जैविक कारक। तो जैविक कारक हो गए पेड़ पौधे। तो पेड़ों की जो जड़ें होती है वो चट्टानों में प्रवेश कर जाती है और बाद में फैलती है, फैलने के कारण उनको तोड़ने का काम करती है। जीव जंतु बिल बनाकर चट्टानों को तोड़ने में सहायक होते हैं। फिर आता है मानव। मानव तो चट्टानों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, क्योंकि ये मशीनों और बारूद की मदद से जो चट्टान है उसका अपक्षयण का कार्य करता है। तो कुछ जीव भी होते हैं जो विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ है वो प्रकृति में छोड़ते हैं और अपक्षयण का कार्य करते हैं। सूर्य का प्रकाश पाकर चट्टानें गर्म होकर फैलती है तथा उसी अनुपात में रात को ठंडी होने से सिकुड़ती है। बार बार फैलने और सिकुड़ने के कारण इनमें दरारें पड़ जाती है, और दरारें पड़ने के कारण ये धीरे धीरे
मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है। मिट्टी में परिवर्तित होने में सूर्य का अहम रोल रहता है। इसके साथ साथ वर्षा होती है, वो भी मिट्टी के निर्माण में सहायक होती है। अब हम देखते हैं वर्षा किस प्रकार सहायक होती है। जब क्या होता है, गर्म और ठंडी होने के कारण चट्टानों में दरारें पड़ जाती है, तो वर्षा का जो जल है वो भी उसके मार से जो चट्टानों की टूटने गति है वो भी तेज़ हो जाती है। कभी कभी ये जल होता है वो जम भी जाता है, बर्फ़ बन के फैलता है, तो इससे उत्पन्न चट्टानों को जो बल होता है वो चट्टानों को चटका देता है। उसके साथ साथ जल में तेज़ी से बहने के कारण, रगड़ खाने के कारण ये जो चट्टानें होती है वो भी मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है। इसके साथ साथ वायु के साथ जो उड़ते धूल के कण हैं जब चट्टानों से टकराते हैं तो रेगमाल की तरह रगड़ खाने से ये चट्टानों को घिसते हैं और मिट्टी का निर्माण हो जाता है। ये था अपक्षेण। इसके साथ साथ कुछ जो पेड़ पौधे और जीव जंतु होते हैं वो भी अपक्षेण का कार्य करते हैं। पेड़ पौधे होते हैं वो जड़ें चट्टानों में प्रवेश कर जाती है और बाद में वहीं वृद्धि करके उन्हें तोड़ने का कार्य करती है। अब हम देखते हैं अपक्षेण की शक्तियों से कृषि में क्या क्या लाभ होता है। तो अपक्षेण की जो शक्तियाँ हैं वो कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। ये कैसे, वो देखो। कृषि के लिए मिट्टी का जो सर्वाधिक महत्व होता है, तो जो मिट्टी का निर्माण होता है वो अपक्षेण की शक्तियों से ही होता है। और इसके साथ साथ जो मैदान होते हैं कृषि के लिए, उनका निर्माण भी अपक्षेण की शक्तियों से होता है। और जो अनेक प्रकार के रसायन हैं वो चट्टानों से बाहर निकालने में भी अपक्षेण की शक्तियाँ वो सहायक होती है। ये थे अपक्षेण की शक्तियों से कृषि में होने वाले लाभ। अपक्षेण के बाद अब हम देखते हैं अपरदन की शक्तियाँ। सबसे पहले अपरदन किसे कहते हैं। अपरदन एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विखंडन हो गया और इसके परिणाम स्वरूप जो इससे निकलने वाले जो अलग अलग पदार्थ है जो ढीले होते हैं, थोड़े लूज होते हैं, उन पदार्थों का जल हो गया, हवा हो गई, इनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान मतलब स्थानांतरण हो जाना ही अपरदन कहलाता है। तो वायु, जल और बर्फ़ पृथ्वी पर पाए जाने वाले 3 ऐसे पदार्थ हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहते रहते हैं और इनके बहाव में अत्यधिक शक्ति भी होती है, फोर्स लगाते हैं ये बहुत। तो इनके मार्ग में जो भी आने वाली बड़ी बड़ी संरचनाएं होती है वो टूटकर बहती चली जाती है। अर्थात वायु, जल और बर्फ़ ये अपक्षेण का कार्य भी करते हैं। ये अपक्षय से एक स्थान पर जमा हुए पदार्थों का दूर तक परिवहन करते हैं, जहाँ जाकर ये पदार्थ जमा होते हैं और बाद में उस धरातल का रूप बदल जाता है। इसके एग्जाम्पल के लिए अपन देख सकते हैं मिट्टी का अपरदन। आप लोग देखते हैं अपने दैनिक जीवन में, जैसे मिट्टी है, मिट्टी क्या करती है, पवन के साथ बह के चली जाती है। तो यहाँ पे समतल भाग था, मिट्टी बह के चली गई तो वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है एक स्थान पे, तो वहाँ पे मिट्टी के टीले बन जाते हैं, जिसे सामान्य भाषा में धोरे भी कहा जाता है। तो ये हो गया मृदा का अपरदन। अब हम देखते हैं अपरदन की शक्तियों में सबसे पहले बहती वायु की शक्ति। धरती की सतह के चारों ओर गैसों का आवरण पाया जाता है जिसे अपन वायुमंडल कहते हैं, आपको पता ही है। और वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करके हम जिंदा रहते हैं और पेड़ पौधे भी उसी वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करते हैं जिससे प्राणियों के लिए भोजन प्राप्त होता है। इसके साथ साथ वायु की जो गति है उसी से ही उसे अपक्षेण की शक्ति होती है वो प्रदान होती है और वायु का वेग बढ़ने के साथ साथ अपक्षेण की शक्ति होती है वो भी बढ़ती जाती है। अब बच्चों हम देखते हैं हवा के बहने का कारण। पृथ्वी के हर भाग पर और वर्ष के अलग अलग महीनों में सूर्य की जो ऊर्जा है वो समान मात्रा में नहीं पहुंचती है। आप लोग देखते ही हैं, कभी धूप होती है तो कभी छाँव होती है, देखते ही हैं, है ना। कभी बादल आ जाते हैं तो धूप कम मात्रा में निकलती है। तो ये ऊर्जा वो समान मात्रा में नहीं पहुंच पाती। तो ऊर्जा के इसी असंतुलन के कारण हवा कहीं कम गर्म होती है तो कहीं अधिक गर्म हो जाती है। और हवा क्या होती है, जब ये गर्म हो जाती है, गर्म होने के कारण क्या होती है, ये फैलने लगती है। गर्म होने के कारण ये क्या होती है, फैलने लगती है। और फैलने के साथ साथ हल्की होने के कारण ये ऊपर की ओर उठने लगती है। जब यह ऊपर की ओर उठती है उस स्थान पर क्या होता है, वायु दाब कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वायु नहीं है तो वायु का दाब लगने वाला है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
तो उस वायु का स्थान लेने के लिए ठंडी वायु है, मतलब जो अधिक दाब वाला स्थान है वायु का, वहाँ से क्या होती है, उस कम दाब वाले की ओर हवा होती है, वो बहती है। यही होता है हवा के बहने का कारण। तो वायु गर्म हुई, गर्म होने के कारण ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा। तो वहाँ का स्थान लेने के लिए क्या होगी, ठंडी वायु आएगी, मतलब अधिक दाब से कम दाब की ओर। तो इसी के कारण क्या होती है, हवा होती है वो बहती है। अब हम देखते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य है वो ऊर्जा का एकमात्र प्राकृतिक स्रोत है, अर्थात प्रकृति में किसी भी कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा प्राप्त होगी तो हमें किससे प्राप्त होती है, सूर्य से। और सूर्य एक तारा है, आपको पता है। और सूर्य पर नाभिकीय अभिक्रिया होती है, जिसके कारण ये क्या करता है, ऊर्जा है वो चारों ओर बिखेरता है। तो याद रखना, नाभिकीय अभिक्रिया के कारण ही सूर्य होता है वो अनंत मात्रा में ऊर्जा है वो चारों ओर बिखेरता है। अब हम चर्चा करते हैं वायुदाब के बारे में और जो मानसूनी हवाएं होते हैं उनके बारे में। आप लोगों को पता ही है, बहती हुई हवा को अपन क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। पवन की गति है वो दोनों स्थानों के वायुदाब के अंतर पर निर्भर करती है कि कितनी तेज चलेगी। वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बह रही है तो उनके अंदर जो वायु का दाब है उस पर निर्भर करती है। अंतर जितना अधिक होगा पवन का वेग उतना ही अधिक होगा, मतलब यहाँ पे कम है पवन का दाब है वो, वायु का दाब है वो, और इधर क्या ज़्यादा है तो कम की ओर ये क्या करेगी, तेज़ी से जाएगी। तेज़ी से जाएगी तो हवा क्या होगी, तेज़ चलेगी, जिसके कारण कभी कभी बहुत तेज़ चलने के कारण आप जिसे तूफान कहते हैं वो भी होता है। पृथ्वी पर कई स्थानों पर वर्ष भर वायुदाब होता है, उसका अंतर एक समान बना रहता है, जिसके कारण वहाँ वर्ष भर हवा होती है वो एक ही समान गति से और एक ही दिशा में चलती है। अब हम देखते हैं मानसूनी हवाओं के बारे में। वे हवाएं जिनकी दिशा ऋतु के अनुसार बदलती रहती हैं उन्हें अपन मानसूनी हवाएं कहते हैं। हवाएं होती है वो गर्मियों में 6 महीने समुद्र से धरती की ओर चलती है और 6 महीने हैं वो धरती से समुद्र की ओर चलती है। जब ये हवाएं होती है वो समुद्र से धरती की ओर चलती है तो क्या होता है, ग्रीष्मकालीन मानसून, ठीक है, उसी का कारण बनती है ये। और जब ये 6 महीने धरती से समुद्र की ओर चलती है उस समय क्या होता है, शीतकालीन मानसून। और भारत में जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है वो सभी जगह वर्षा करता है, अधिकांश भारत में। अब हम चर्चा करते हैं चक्रवात के बारे में। चक्रवात परिवर्तनशील हवा का प्रमुख कारण है। चक्रवात में हवाएं हैं वो सीधी नहीं चलकर एक वृत्ताकार पथ पर केंद्रीय बिंदु की ओर बढ़ती जाती है। चक्रवर्ती हवाएं होती है वो केंद्र में वायु का दाब कम हो जाने के कारण उत्पन्न होती है। मैंने कहा ना, हवाएं क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहती है। क्यों बहती है, क्योंकि यहाँ पे वायु का दाब कम है और यहाँ पे क्या ज़्यादा है। यदि यहाँ पे वायु दाब बहुत कम हो जाएगा तो उसका स्थान लेने के लिए क्या होगी, हवाएं तेज़ी से आएगी, और तेज़ी से आएगी तो कभी कभी मैंने कहा ना, ये किसका रूप ले लेती है, चक्रवात का। चक्रवात का घेरा होता है वो 400 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक हो सकता है। और जो शीतोष्ण कटिबंध है वहाँ पे चक्रवातों का विस्तार है और हवा की गति है वो उष्ण कटिबंधीय की तुलना में अधिक होती है। शीतोष्ण में उष्ण कटिबंधीय की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। स्थानीय स्तर पर भी जो उत्पन्न दाब होता है उसके कारण भी कभी कभी क्या होते हैं, शक्तिशाली तूफान उठते हैं और उत्पन्न होते हैं। अब हम देखते हैं बहते पानी की शक्ति। मानव के सभ्यता का विकास है उसमें नदियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, और जो सरस्वती नदी है उसके किनारे पर ही वैदिक सभ्यता का विकास हुआ माना जाता है। तो बहते पानी की शक्ति को आपने नदी के रूप में देखा होगा और समुद्र में भी देखा होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं उसमें हिमनद या फिर ग्लेशियर। सबसे पहले अपन किस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं, हिमनद या फिर ग्लेशियर के बारे में। ठंडे क्षेत्र होते हैं वहाँ पे वर्षा नहीं होती, वहाँ पे पानी जमकर हिमकणों के रूप में बरसता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, हिमपात कहते हैं, अर्थात ओले गिर रहे होते हैं ना, आप बोलते हो ना ओले गिर रहे हैं, तो वो हिमपात की स्थिति है। तो जो हिमालय है और जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पे हिमपात की स्थितियाँ रहती है, ज़्यादातर बर्फ़ ही गिरती रहती है। इसी कारण इन क्षेत्रों में जो बर्फ़ है, हिम है, उसकी मोटी मोटी परतें होती है वो क्या होती है, जमा हो जाती है, और बाद में गुरुत्वाकर्षण के कारण ही बर्फ़ की पूरी परत धीरे धीरे क्या होती है, नीचे की ओर खिसकने लगती है। यह आपने फिल्मों में देखा ही होगा,
तो बर्फ़ परत के इस बहने को अपन क्या कहते हैं, हिम नद या फिर ग्लेशियर कहते हैं। तो क्या हुआ, वहाँ पे बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ गिरने के कारण क्या होती है, अलग अलग परतों के रूप में इकट्ठी हो जाती है और धीरे धीरे क्या होती है, खिसकती रहती है। तो इस खिसकते हुए बर्फ़ की परत को ही अपन क्या कहते हैं, हिमनद या फिर ग्लेशियर। हिमनद की गति कम होने के कारण इनके प्रभाव को नदी के प्रभाव की तरह तत्काल नहीं देखा जा सकता। हिमनदों के विशाल आकार के कारण इनकी शक्ति होती है वो बहुत अधिक होती है, जिसके कारण मार्ग में जो रुकावट बनने वाली चट्टानें होती है वो पिसकर मैदे जैसे बारीक हो जाती है, इसलिए इनसे दूर ही रहना चाहिए। और गंगा और यमुना है वो हिमनद से निकलने वाली नदियाँ हैं। तो हिमनद से निकलने वाली नदियाँ कौन सी है, गंगा और यमुना। अब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में देखते हैं। आजकल विश्व का जो औसत तापमान है वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वो भी मनुष्य के कारण ही बढ़ रहा है। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। विश्व का औसत तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी को अपन क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही हिम में बर्फ़ है वो तो कम बन रही है और पिघल ज़्यादा रही है, जिसके कारण हिम नदियों का जो आकार है वो क्या हो रहा है, सिकुड़ने लगा है, धीरे धीरे कम होने लगी है। हिमनदों का पानी बहकर समुद्र में आ जाता है, जिसके कारण समुद्र की जो सतह है वो क्या हो रही है, ऊपर उठती जा रही है। जब ये ऊपर उठ रही है इसके कारण क्या हो रहा है, समुद्र के किनारे जो बसे हुए शहर है उसके अंदर पानी जाने के कारण ये शहर है वो धीरे धीरे जल में समा सकते हैं। इसका जो खतरा है वो हमेशा बढ़ता जा रहा है। भारत का जो द्वारका शहर है वो प्राचीन काल में कई बार जल में डूब चुका है और हर बार हमेशा नया बसाता जाता रहा है, और पुरानी द्वारिकाएं उनको भी जल के अंदर खोज लिया गया है। अब हम चर्चा करते हैं समुद्री धाराओं के बारे में। जल का जो अधिकांश भाग है वो समुद्र में निहित है, आप लोग जानते ही हो। जो समुद्री धाराएं हैं इनको समुद्र में बहने वाली नदी भी कहा जाता है। ये एक निश्चित दिशा में बहती रहती है और कहीं समुद्री धाराएं होती है उनमें गर्म जल बहता है तो कहीं क्या होता है, ठंडा जल। गर्म धाराएं हैं वो क्षेत्र को गर्म करती है तो ठंडी धाराएं क्षेत्र को ठंडा कर देती है। गर्म धाराओं के ऊपर से गुजरने वाली जो हवाएं होती है वो अपने साथ बहुत नमी ले जाती है, अर्थात जब ये हवाएं गर्म होती है और पास से निकलती है तो पानी होता है वो भी क्या हो जाता है, गर्म, और गर्म होने के कारण वो किसका रूप ले लेता है, वाष्प का। और वाष्प का रूप लेने के साथ उस हवा में मिलके जब ये ऊंचे स्थानों पे जाती है तो हवा वापस ठंडी हो जाती है, ठंडी होने के कारण जल में बदल जाती है और ऊंचे स्थानों पर वर्षा का कारण बनती है। जिन स्थानों पर गर्म या ठंडी धाराएं मिलती है, ठंडी और गर्म कहाँ मिलेगी, क्योंकि गर्म ऊपर उठ जाएगी और ठंडी उधर की ओर ही आ रही होगी, तो वहाँ बहुत ताप का अंतर पैदा होता है, जिसके कारण हरिकेन और टाइफून जैसे तूफान जन्म लेते हैं। जहाज़ों का संचालन हो गया और समुद्री जीवों का जीवन हो गया, उन पे धाराओं का प्रभाव पड़ता है सबसे अधिक, और समुद्री धाराओं के बहने का कारण है तापक्रम और घनत्व में अंतर। ये हैं समुद्री धाराएं। अब हम देखते हैं ज्वार भाटा आने का कारण। ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा के एक सीध में होने पर होता है। ज्वार भाटा होता है वो सूर्य और चंद्रमा के एक सीध में होने पर होता है। ऐसा होने पर समुद्री जल है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल है वो बहुत बढ़ जाता है। समुद्र है उस पर क्या होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बहुत बढ़ जाता है और इसके खिंचाव के कारण ही ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ये कोई भाटा नहीं है, पत्थर नहीं है, ये क्या है, समुद्र का जो साइड में जो लहरें होती है वो कभी आगे की ओर जाती है तो कभी क्या होती है, पीछे की ओर। तो ये दो प्रकार के होते हैं, हाई टाइड, हाई ज्वार भाटा और लो ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटे के रूप में भी समुद्री जल में बड़ी मात्रा में क्या होता है, शक्ति का संचार होता है। ये था ज्वार भाटा। अपक्षरण में मदद करने वाले कारक, इनमें महत्वपूर्ण है, ये आप पढ़ ही चुके हैं, ये मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा लिखा है। भौतिक कारक, भौतिक कारक मतलब हो गया सूर्य की गर्मी, वर्षा, पाला और वायु। रासायनिक कारक में ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन, विलयीकरण, और जैविक कारकों में आ गए पेड़ पौधे, मानव और जीव जंतु। तो बच्चों, हमने देखा कि विभिन्न शक्तियाँ हैं वो निरंतर कार्य करते हुए इस पृथ्वी पर, इस धरा पर जीवंत बनाए रखती है, जो जीवन है उसको बनाए रखा है। और आज मानव है इन शक्तियों के उत्पन्न होने का जो कारण है इसके विषय में बहुत कुछ जान चुका है, और मैं आशा करता हूँ कि आप भी इस लेसन को जान चुके हैं। इस वीडियो में
कमेंट के लिए मैंने कोई क्वेश्चन नहीं रखे हैं। यदि कोई भी स्टूडेंट यदि इच्छुक है तो वो अपने मन से ही कोई 5 क्वेश्चन बनाए पहले, और उन्हीं 5 क्वेश्चन के जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिख दे। मैं ज़रूर चेक करूँगा। यदि बच्चों आप साइंस के बारे में कुछ और अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के पेज से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पेज का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो धन्यवाद बच्चों, हमसे हमेशा जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए।